दोस्तों ये फिल्म शुरू हो रहा है एक पार्टी सीन के साथ। सैम जो एक म्यूजिशियन है और पेरिस शहर में रहता है, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड फैनी से अपना कुछ ऑडियो टिप्स वापस लेने के लिए आया है। पार्टी के बारे में अनजान सैम सीधा जाके फैनी से मिलता है और उससे अपना ऑडियो टिप्स वापस करने के लिए कहता है। फैनी उससे देखकर खुश होती है और वेलकम करती है और सैम को पार्टी में शामिल होने के लिए भी कहती है। तभी वहाँ पे फैनी के करंट बॉयफ्रेंड मैथ्यू भी आ जाता है। सैम फैनी को ऑडियो टिप्स फिर से वापस करने के लिए कहता है, लेकिन फैनी पार्टी में व्यस्त रहने के कारण उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहती है। सैम वेट करने में मजबूर हो जाता है और उस दौरान वो थोड़ा ड्रिंक भी कर लेता है, लेकिन थोड़ी ही समय में वो बेसब्र हो जाता है और फिर से फैनी के पास जाता है और उसको टिप्स वापस करने के लिए कहता है। पार्टी में व्यस्त रहने के कारण फैनी उसे ऑफिस में जाने के लिए कहती है क्योंकि टिप्स वहीं पे रखा हुआ है। सैम जाने लगता है ऑफिस की तरफ जो हॉल के एंड में है, लेकिन जाते हुए अचानक पार्टी में आए किसी व्यक्ति के साथ वो टकरा जाता है, जिससे उसके नाक पर बहुत ही जोर से चोट लग जाता है। सैम इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और आगे बढ़ जाता है और कॉरिडोर से जाते हुए ऑफिस में जाके पूछता है, लेकिन इस बीच उसके नाक पर से खून टपकने लगता है। वो यस्त व्यस्त हो जाता है और ऑफिस के अंदर कोई फर्स्ट एड का खोज करना शुरू करता है। जल्द ही उसको एक टिश्यू मिल जाता है जिसे वो अपनी नाक पे लगाता है। टिश्यू पे खून आ जाता है, इससे वो घबरा जाता है और थोड़े आराम करने के बाद फिर से ऑडियो टिप्स का खोज करने का निर्णय लेता है। फिर वो काउच पे बैठ जाता है और आंख बंद करके आराम करने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आराम करते हुए वो गहरे नींद पे चला जाता है। और इधर ऑफिस के बंद दरवाजे के ठीक बाहर इंसानी इतिहास का एक अद्भुत और रहस्यमय कारनामा का शुरू हो चुका था। और अब सैम का नींद खुलता है, वो देखता है कि सुबह हो चुका है। वो अपने आप को संभालते हुए अपने सामान उठाता है और निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो बंद कमरे से बाहर आता है मानो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है पूरी तरह से बिखरा हुआ अपार्टमेंट को देखकर। खून के धब्बे से दीवार और दरवाजे रंगे हुए थे। हैरान सम डरते हुए धीरे पांव फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचता है। उसे लगता है कि फैनी बाहर सीढ़ी में बैठी हुई है। सैम उसे नाम लेकर पुकारता है और उधर से फैनी, जो घिनौने ज़ॉम्बी में बदल चुका है, वो अचानक सैम के ऊपर हमला कर देती है। हैरान सैम खुद को फैनी के फ्लैट के अंदर बंद कर लेता है। इसके बाद सैम फ्लैट की खिड़की से बाहर देखता है। रास्ते में सिर्फ इंसानी खून के प्यासे ज़ॉम्बीज़ घूम रहा था। ये भी हैरानी के साथ देखता है कि बगल के बिल्डिंग से एक परिवार भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तक वो सब मिलकर कार तक पहुंचता है तब तक वहां बाहर छुपा हुआ सैकड़ों घिनौने ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और सब मिलकर उन्हें दबोच लेता है और मार डालता है। ये दृश्य देखकर सैम सदमे में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वो अपार्टमेंट के बाहर नहीं निकल सकता। इसके बाद वो थोड़ा और जांच करने के लिए छत पर जाता है और जब वो छत पर से झांकता है उसे पता चलता है कि जितना दूर तक उसका नज़र जा रहा था शायद पूरा पेरिस शहर अब ज़ॉम्बीज़ के कब्ज़े में चला गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने भविष्य के बारे में सोचकर निराशा की गहराइयों में डूब जाता है। तो कोई और विकल्प नहीं देखकर सैम पूरा फ्लैट का सफाई करना शुरू करता है। वो खून से रंगे फ्लोर को कर ही रहा था, अचानक निचले फ्लोर से कुछ हलचल होते हुए सुनता है। वो और थोड़ा जांच करने के लिए ज़मीन पर कान लगाता है और तभी गोली चलने का आवाज़ होता है जो सैम के ठीक सामने से फर्श को छेद करते हुए ऊपर निकल जाता है। सैम वहाँ से नीचे झांकता है और उसे पता चलता है कि नीचे फ्लोर के निवासी बुजुर्ग व्यक्ति का कुछ दुखद अंजाम हुआ है। क्या हुआ है, आगे की जांच करने के लिए सैम एक पाइप का इस्तेमाल करता है जिससे वो ज़मीन पे हुए छेद को बड़ा करता है और फिर निचले फ्लोर पर उतरता है। वहाँ पे देखता है उस बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी, जो ज़ॉम्बीज़ द्वारा इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उनकी हत्या करके एक चेयर के साथ बांध दिया है और खुद भी आत्महत्या कर चुका है। इसके बाद सैम उस फ्लैट का मुआयना करता है और कुछ ज़रूरी सामान जैसे कुछ खाने पीने का चीज़ और उस बूढ़े आदमी का एक बंदूक जुगाड़ करता है। इसके बाद सैम उस बंदूक को लेकर बहुत ही सावधानी के साथ बिल्डिंग के नीचे चला जाता है और मेन गेट को बंद कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज़ जो नीचे घूम रहा है अंदर ना घुस सके। और इसके बाद वो ऊपर फ्लैट में वापस आ जाता है और आगे क्या करना है इस बारे में थोड़ी देर विचार करता है और फिर वो ज़रूरी सामान इकट्ठा करना शुरू करता है। सैम सावधानी के साथ धीरे धीरे प्रत्येक कमरे का तलाशी लेता है। खाने पीने का सामान और जितना भी ज़रूरी चीज़ मिल रहा था वो सारा समेट ले रहा था। ऐसे करते हुए वो कमरे में काफ़ी सारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी मिल जाता है। म्यूज़िक सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाता है और एक साइड में चद्दर से ढका हुआ ड्रम सेट रखा हुआ था जो सैम को बेहद पसंद आता है। और इसके बाद जब वो बिल्डिंग के लिफ्ट के पास पहुंचता है तो उसको एक बुरा आदमी जो ज़ॉम्बी में बदल चुका है लिफ्ट के अंदर अटका हुआ मिलता है।
पहले तो सैम उसको गोली मार देने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ सोचते हुए सैम उसे मारने से परहेज़ करता है और ज़िंदा छोड़ देता है। लेकिन लिफ्ट का गेट एक बेल्ट से सावधानी के साथ लॉक कर देता है ताकि उस बूढ़े ज़ॉम्बी को बाहर निकालने से रोका जा सके। इस तरह से दिन ख़त्म हो जाता है और रात भी बीत जाती है और अब सैम नॉर्मल लाइफ में लौटने का कोशिश कर रहा था। बिल्डिंग से जो खाना का सामान उसने बरामद किया था उससे अब काफ़ी दिन चल सकता था। उसको बिल्डिंग में से एक पोर्टेबल राइफ़ल भी मिला था जिससे वो खिड़की में से ज़ॉम्बियों के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस करके समय बिता रहा था। टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए बाहर ज़ॉम्बियों की कमी नहीं रहती थी। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग के इर्द गिर्द रास्ते पर घूमते हुए मिल जाता था। सैम एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया था और पूरे बिल्डिंग में जॉगिंग करते हुए अपने आप को फिट रखने का कोशिश कर रहा था। वो कभी कभी लिफ्ट में बंदी उस बूढ़े ज़ॉम्बी के पास चला जाता था और उससे एक तरफा बात करता था। उसे वो अल्फ्रेड नाम से संबोधित कर रहा था। इस तरह वो किसी दूसरे इंसान के ना रहने की कमी को पूरा कर रहा था। और एक दिन अचानक बिल्डिंग में पानी का सप्लाई बंद हो जाता है तो सैम छत पर बहुत सारा कंटेनर बाल्टी वगैरह रख कर उस पर बारिश का पानी इकट्ठा करके उससे नहाना और सारा काम करना शुरू करता है। ऐसे ही एक दिन जब वो ज़ॉम्बीज़ के ऊपर खिड़की में से अपना शूटिंग स्किल का प्रैक्टिस करके टाइम बिता रहा था, अचानक वो एक बिल्ली को ज़ॉम्बीज़ के बीच घूमते हुए देखता है। अपने अकेलापन से परेशान सैम ने उस बिल्ली को अपना दोस्त बनाने का निर्णय लेता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए उसे खाना देता है, लेकिन बिल्ली दूर चली जाती है। उत्सुकतावश सैम उसका पीछा करने के लिए बिल्डिंग के बाहर चला आता है, लेकिन ये गलती उस पर भारी पड़ जाता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ उसे देख लेता है। सैम एक गाड़ी के अंदर छुपने का कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बीज़ तेज़ी से उस पर हमला कर देता है। सैम थोड़ी देर उसके साथ जूझता है, लेकिन धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन सौभाग्य से इन वक्त पर भागने में वो कामयाब हो जाता है और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आकर वो दरवाज़ा बंद करता है। लेकिन सैम ये सबसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जब वो फिर से बिल्ली को ज़ॉम्बीज़ के साथ देखता है, वो अपना बंदूक निकालता है और खिड़की में से गोली चलाकर बिल्ली को मार डालता है, ये सोचकर कि बिल्ली भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कई महीने बीत जाते हैं और सर्दियों के मौसम भी आ जाते हैं। सैम हीटिंग की कमी से जूझता है। अकेलापन उस पर धीरे धीरे हावी हो जाता है, जिससे उसका मेंटल हेल्थ आस्ते आस्ते ख़राब होने लगता है। अपने हालत से परेशान सैम एक दिन लिफ्ट में अटका हुआ उस बूढ़े ज़ॉम्बी, जिसे वो अल्फ्रेड कहकर संबोधित कर रहा था, उस पर अपना भड़ास निकालता है, उसको गालियां देता है और उसके ऊपर शराब भी डाल देता है। असल में सैम ये सब करके उस बूढ़े ज़ॉम्बी का कुछ प्रतिक्रिया देखना चाह रहा था। अल्फ्रेड रिएक्ट तो करता है, लेकिन वो लिफ्ट में अटके रहने के कारण सैम किसी नुकसान होते हुए बच जाता है। इसके बाद एक दिन जब सैम ने देखा कि सड़क काफ़ी हद तक खाली है तो वो ड्रम सेट निकाल के बजाना शुरू करता है। वो असल में जानने में उत्सुक था कि अगर ज़ॉम्बीज़ घर के सामने नहीं है तो वो कहाँ है और कितना दूर है। वो ऊंची आवाज़ से ड्रम्स बजाने लगता है और तब ड्रम्स बजने की आवाज़ चुंबक की तरह ज़ॉम्बीज़ को वापस खींच लाती है। धीरे धीरे उसके घर के सामने ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लग जाती है, जो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर फ्लैट के बालकनी पर चढ़ने का भी कोशिश करता है, ये जानते हुए कि ज़ॉम्बीज़ उस पर बालकनी तक नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो दूसरे माले पे है। सैम ड्रम्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालता है। इसके बाद रात को सैम अपने बेडरूम के बाहर एक दरवाजे के अंदर से कुछ हलचल सुनकर नींद से जाग जाता है। वो तेज़ी से रिएक्ट करता है। वो अपना बंदूक उठाता है और आवाज़ की दिशा में फायर कर देता है और फिर वो जांच करने के लिए उस दरवाजे के सामने पहुंचता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे पता चलता है कि जिस उसने गोली मार दिया है वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है, पर एक इंसानी लड़की है जो अब तक ज़िंदा बची थी। वो तुरंत उसे अपनी बेड पर ले जाता है और उसे बचाने का पूरा कोशिश करता है। इतने दिनों में वो पहली असंक्रामित व्यक्ति थी जिसे सैम मिल रहा था। वो सावधानी के साथ उस लड़की के पेट से बुलेट को निकालता है और जो भी दवाई उसके पास था उसे उसका फर्स्ट एड करता है और उसे आराम करने के लिए धीरे धीरे सुला देता है। अगले सुबह सैम जब उस लड़की को देखने के लिए आता है, उसको ये देखकर काफ़ी राहत मिलता है कि वो लड़की एक बाउल में से सूप पी रही है। इसका मतलब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। इसके बाद दोनों अब आपस में बातचीत करना शुरू करता है। ये पता चलता है कि उसका नाम सारा है,
दोनों अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। सारा बताती है कि वो और भी जिंदा बचे लोगों से मिली है जो सैम की तरह ही इस महामारी को सहन करने में कामयाब रहे हैं। बावजूद इसके उनमें से कई लोग मानसिक रूप से टूट गया है और पागलपन की स्थिति में पहुंच गया है। सैम उसे अपनी दैनिक रूटीन भी बताता है और ये भी बताता है कि वो अब तक कैसे जिंदा रहा है। फिर सैम सारा को अल्फ्रेड से मिलवाता है और बताता है कि कैसे वो शुरू से उसके साथ रहा है, और फिर वो अल्फ्रेड के साथ नॉर्मल बात करता है। सारा ज़ॉम्बी को करीब रखने के जोखिमों के बारे में चिंता जताती है। सैम उसे ये कहकर दिलासा देता है कि वो हार्मलेस ज़ॉम्बी है, और ये भी मजाक से कहता है कि अब तो वो और अल्फ्रेड दोनों दोस्त भी बन गया है। और इसके बाद के दृश्य में हम देखते हैं कि सैम और सारा दोनों मिलकर बिल्डिंग में दिन बिताना शुरू करता है। इन परिस्थितियों से निकालने का कोई रास्ता दोनों के पास नहीं था। इधर बहुत समय के बाद सैम को किसी इंसान का साथ मिला था जिसके साथ वो बात कर सकता था। वो दोनों इन दिनों काफ़ी घुल मिल गया था और एक दूसरे का साथ दे रहा था। सैम उसको अपना म्यूज़िक स्किल्स का प्रदर्शन करके खुश होता था। सारा भी उसका साथ दे रही थी और हौसला अफजाई कर रही थी। इस बीच सैम दोनों के लिए खाने का अंकलन करता है और महसूस करता है कि राशन जो बचा हुआ है उसमें ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाएगा। इस वजह से वो बिल्डिंग के सबसे निचले अपार्टमेंट पे जाता है जिसमें कुछ ज़ॉम्बीज़ लॉक किया हुआ रहता है। वो दरवाजे में एक छेद करता है और उस फ्लैट से खाने का सामान जुगाड़ करने के लिए सभी ज़ॉम्बियों को गोली मार देता है। इसके बाद जब वो अपने अपार्टमेंट में लौट आता है तो उसे सारा कहीं नहीं मिलती और वो घबराने लगता है। कुछ देर तक खोजने के बाद सैम उसे छत पर पा जाता है। सारा कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है और कहती है कि इस बिल्डिंग में लंबी समय तक नहीं रह सकती। सैम उसे रोकने का कोशिश करता है लेकिन सारा अपनी फैसले में दृढ़ दिखाई देती है और ये भी कहती है कि अगर वो नहीं गई तो या तो मौत का शिकार हो जाएगी या फिर पागलपन का। ये कहकर सारा छत पे से चली जाती है। इसके तुरंत बाद सैम को महसूस होता है कि सारा का बात सही है और इसलिए वो सारा से बात करने के लिए उसके पास जाता है। उसके दरवाज़ा बंद मिलता है। अंदर सारा बिस्तर पर बेजान पड़ी हुई थी। सच तो ये था कि सारा के साथ उसकी बातचीत और पूरी मुलाकात महज उसके दिमाग का भ्रम था, क्योंकि गोली लगने के बाद सारा कभी होश में आई ही नहीं। वास्तव को मानते हुए सैम उसके शरीर श्रद्धा के साथ एक सफ़ेद चद्दर से ढक देता है। इन घटनाओं के बाद सैम अपनी सभी रिकॉर्डिंग टिप्स जिससे लेने के लिए वो पहली बार इस बिल्डिंग में आया था उससे निकालता है और फिर उसके ऊपर मोबिल डाल के जला देता है। इसके बाद सैम बिल्डिंग छोड़ने का निर्णय लेते हुए छत पर जाता है और वहाँ से रस्सी के सहायता से कूद के अगले बिल्डिंग में जाने का तैयारी करता है। कुछ सोचते हुए वो फिर अपना राइफल को उठाता है और धीरे धीरे नीचे चला आता है और फिर अल्फ्रेड, वो बुरा ज़ॉम्बी जिससे सैम इतने दिन से लिफ्ट के अंदर बंदी करके रखा था, उसको लिफ्ट में से बाहर निकालता है और फिर सावधानी के साथ सीढ़ी से होते हुए उसको ऊपर लेके जाता है और एक फ्लैट के अंदर उसको सुरक्षित छोड़ देता है। इधर अचानक टेप जलने की वजह से फायर अलार्म बजने लगता है जो बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आकर्षित करता है। तेज और लगातार फायर अलार्म बजने के कारण सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ पहुंच जाते हैं और अधिक प्रयास करते हुए मेन गेट तोड़कर बहते पानी की तरह अंदर घुस आ जाता है। हालांकि सैम अपने हथियारों से कुछ लोगों को ख़त्म करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उनकी भारी संख्या उसे भागने में मजबूर कर देता है। अब अंतिम दृश्य में सैम भागते हुए छत पर पहुंचता है और बगल के बिल्डिंग के ओर रस्सी से जुड़ा एक लंगर फेंकता है। इधर एक ज़ॉम्बी लगातार उसका पीछा कर रहा था। कोई विकल्प नहीं देखते हुए सैम रस्सी की सहायता से कूद पड़ता है और बगल के बिल्डिंग से जाकर टकरा जाता है। इससे उसको चोट तो काफ़ी जोर लगता है, लेकिन उसकी कमर के साथ रस्सी बंधा हुआ रहने के कारण वो बच जाता है और फिर वो अपनी सारी ताकत लगाकर धीरे धीरे खुद को छत पर खींच लेता है। इस तरह से वो अपने आप को बचा लेता है और अब सैम खुश तो होता है ये सोचकर कि वो उस बिल्डिंग से ज़ॉम्बियों को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया है, लेकिन दूसरे ओर जब वो देखता है तो पेरिस शहर का आकाश उसे जीवन की आशा और निराशा का अंतहीन विचार में छोड़ देता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, इस तरह के और वीडियो को लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।